हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 8 का साइंस चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फोए। यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे दोस्त भी और हमारे दुश्मन भी किस तरीके से हो सकते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? देखो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं हम उनको जनरली क्या करते हैं, देख सकते हैं। लेकिन माइक्रो का मतलब यानी कि साइज इतना छोटा कि हम उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की नीड होती है। ठीक है, तो यहां देखते हैं डेफिनेशन। व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस विच वी नॉर्मली कांट सी। ऐसे जो क्या होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनको हम जनरली देख नहीं पाते। दे आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। उनको क्या बोला जाएगा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड माइक्रोब्स। वो किसकी हेल्प से देखे जा सकते हैं? माइक्रोस्कोप की हेल्प से। दे आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड किसकी हेल्प से? माइक्रोस्कोप की हेल्प से उनको देखा जाएगा। बाय माइक्रोस्कोप। समझ आया? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो मीन्स साइज में स्मॉल एंड जो कांट सी, हमारे द्वारा जनरली देखे नहीं जा सकते। हम उनका साइज छोटा होने की वजह से उनको किसमें से? माइक्रोस्कोप में से देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है 4 मेजर ग्रुप्स। इनके भी कितने ग्रुप्स होते हैं? जो 4 बड़े ग्रुप्स होते हैं। कौन से? बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो कोल्ड होता है, इन्फ्लुएंजा होता है या कफ और पोलियो एंड चिकन पॉक्स किसकी वजह से होगा? वायरसेस की वजह से। अब वायरस क्या होता है? वायरसेस आर माइक्रोस्कोपिक। वायरस जो होता है हमें शो तो नहीं होता, माइक्रोस्कोपिक होता है, क्योंकि जब माइक्रोस्कोपिक है तो ऑब्वियसली शो नहीं होगा। बट वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी के अंदर नहीं आते। ठीक है, तो उन वायरस की वजह से हमें होता है कोल्ड, क्योंकि हमें जब कोल्ड होता है तो पता ही नहीं चलता। तो ऐसे वायरस होते हैं एयर के अंदर जिसकी वजह से कोल्ड हो जाता है, फ्लू हो जाता है। लेकिन जो वायरसेस होते हैं उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं बोला गया, बट दे आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। अंडरस्टूड? उसके बाद मलेरिया प्रोटोजोआ की वजह से, टाइफाइड एंड टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस किसकी वजह से? बैक्टीरियाज की वजह से। ठीक है, तो ये थे हमारे जो 4 ग्रुप्स हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रहते कहां पे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव्ड कहां रहते हैं, उनको एक्चुअली मिलते कहां हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर जनरली वन सेल्ड स्ट्रक्चर। वन सेल्ड के अंदर हमने एक एग्जांपल पढ़ा होगा 7th क्लास के अंदर कि जो सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं वो अमीबा होते हैं। जैसे अगर नहीं भी पढ़ा तो दोबारा से पढ़ लेना, ग्रेड 9th के अंदर आ जाएगा कि जो सिंगल सेल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो अमीबा होते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर एल्गे भी आते हैं। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर जनरली सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर। सिंगल सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, अमीबा एंड एल्गे, they are found in the bodies, humans and including animals। animals के और humans की body के अंदर they found in bodies of humans including animals। ह्यूमंस की और एनिमल्स दोनों की बॉडी के अंदर मिलता है। अब बात कर लेते हैं इन्वायरमेंट की। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हर टाइप के इन्वायरमेंट के अंदर क्या करते हैं, सफर कर सकते हैं, चाहे वो हॉट क्लाइमेट है या आइस कोल्ड क्लाइमेट है या फिर डेजर्ट एरिया है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ऑल प्लेसेस के अंदर, उस प्लेस के अंदर हॉट या डेजर्ट
या फिर कोल्ड क्लाइमेट वाला जो एरिया होगा, जो प्लेस होगा, उन सब के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रहते हैं, एंड ह्यूमंस की एंड एनिमल्स की बॉडी के अंदर भी। ठीक है, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बाद बारी आती है उनका और हमारा रिलेशन कैसा है, फ्रेंडली है या फिर फोए यानी कि शत्रुता वाला है, यानी कि वो हार्मफुल है हमारे लिए या फिर वो बेनिफिशियल है। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सम आर बेनिफिशियल एंड सम आर हार्मफुल फॉर अस। अब बेनिफिशियल किस तरीके से हो सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। हम और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हम दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। यहां पॉइंट आता है सम आर बेनिफिशियल एंड अदर आर हार्मफुल फॉर अस। हार्मफुल फॉर अस, कुछ हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं और कुछ हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। अब बात करते हैं जो हमारे लिए फ्रेंड्स होते हैं, यानी कि जो बेनिफिशियल होंगे हमारे, वो कौन से होंगे। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस किस चीज के लिए यूज किए जाते हैं, जो फ्रेंडली हैं। हमने टॉपिक का नाम पढ़ा फ्रेंड एंड फोए, यानी कि दोस्त भी और दुश्मन भी। सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो एक्चुअली होते क्या है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वो हमारे फ्रेंड्स भी हैं और फोए भी हैं। तो फ्रेंड्स किस तरीके से हैं, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मेक फॉर मेकिंग द कर्ड, फॉर मेकिंग द कर्ड। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा इसके अंदर फॉर क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, फॉर क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। एंड थर्ड पॉइंट इज फॉर बैक्टीरिया, फॉर बैक्टीरिया। इन तीनों चीजों के लिए वो हमारे क्या होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं। अब मेकिंग द कर्ड, कर्ड में कन्वर्ट करते हैं जब हम किसको, मिल्क को। उस प्रोसेस के अंदर लैक्टोबैसिलस नाम का जो बैक्टीरिया होता है वो हेल्प करता है। ठीक है, तो जो ये बैक्टीरियाज होते हैं इनको कौन ग्रो करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो फ्रेंडली। अब आता है पॉइंट फॉर मेकिंग द कर्ड, फॉर मेकिंग द कर्ड, यानी कि दही बनाने के लिए यूज होता है, वहां वो हमारे क्या होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं। वहां क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट हमारा इसके अंदर आता है जब कर्ड के अंदर, मिल्क को कर्ड के अंदर क्या किया जाएगा, कन्वर्ट किया जाएगा, तो वहां क्या होगा, मिल्क converted into curd by the bacteria of lactobacillus बैक्टीरिया। जो लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया है वो क्या करेगा, उसके अंदर ग्रो करेगा और मिल्क को किस में कन्वर्ट कर देगा, कर्ड के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसके अंदर आता है फॉर मेकिंग द पिकल्स, इडली एंड भटूरा, फॉर मेकिंग कर्ड, इडली एंड भटूरा। ठीक है, थर्ड हमारा इसके अंदर आता है फॉर बेकिंग इंडस्ट्री, फॉर बेकिंग इंडस्ट्री। बेकिंग इंडस्ट्री का मतलब क्या है, जहां ये बिस्किट वगैरह हमारा बेकरी का काम होता है। और उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा फॉर फर्मेंटेशन, फॉर
फर्मेंटेशन। अंडरस्टूड? यहां तक बात समझ आई? जो नॉर्मली हमारे फूड के अंदर यूज होते हैं, मिल्क कन्वर्टेड इनटू कर्ड, जो मिल्क होता है वो कर्ड के अंदर कन्वर्ट होता है बाय द बैक्टीरिया ऑफ लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया उसके अंदर ग्रो करता है, जिसकी वजह से वो मिल्क को कन्वर्ट कर देता है किसमें? कर्ड में। नेक्स्ट स्टेप, मेकिंग कर्ड, इडली, भटूरा एंड उसके बाद और भी कुछ जैसे पिकल्स के अंदर डालने के लिए भी यूज होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है बेकिंग इंडस्ट्रीज, जितनी भी बेकिंग इंडस्ट्रीज होती हैं वहां यूज होता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है फॉर फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन के लिए भी इसका यूज होता है। ठीक है। अब फर्स्ट पॉइंट इसका आता है कि और कहाँ का, फर्स्ट पॉइंट तो हमने पढ़ा इन सारी चीजों को बनाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज कमर्शियल यूज क्या है इसका। सेकेंड पॉइंट कमर्शियल, कमर्शियल यूज हमारा इसका है फॉर प्रिपरेशन ऑफ द एसिटिक एसिड, यानी कि जो विनेगर होता है, एसिटिक एसिड एंड अल्कोहल, इन चीजों को प्रिपेयर करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, वाइन and alcohol, wine and acetic acid एसिटिक एसिड मीन्स मैंने बताया था विनेगर जो होता है हमारा। इन चीजों को प्रिपेयर करने के लिए किसका यूज होगा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, जिसकी वजह से वो हमारे फ्रेंडली होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसके अंदर आता है जो यीस्ट होता है, यीस्ट नाम का जो भी होगा वो क्या किसमें हेल्प करता है? जो हमारे ऑटोमेटिकली शुगर होता है जिन चीजों में, जैसे बार्ले हो गया, ग्रेन्स हो गए, या फिर जो फ्रूट होते हैं, फ्रूट जूसेस के अंदर ऑटोमेटिकली जो शुगर प्रोवाइड कराता है वो कौन कराता है? यीस्ट कराता है। सो लिस्ट इज ग्रो ऑफ शुगर, ऑटोमेटिकली शुगर किसके अंदर? फ्रूट जूसेस के अंदर, एंड जितने भी हमारी ये बार्ले होते हैं और ग्रेन्स होते हैं इनके अंदर। यीस्ट इज grow the sugar in किसके अंदर? बार्ले, ग्रेन्स एंड फ्रूट्स, इनके अंदर जो ऑटोमेटिक, अब कौन सा हम इनके अंदर घर लाने के बाद शुगर डालते हैं? नहीं डालते। तो इनके जो अंदर जो ऑटोमेटिकली शुगर होती है, प्रोवाइड होती है, उसको कौन करता है? ग्रो यीस्ट करता है। थर्ड पॉइंट हमारा इसके अंदर आता है द कन्वर्जन ऑफ शुगर टू अल्कोहल, शुगर से अल्कोहल के अंदर जो कन्वर्जन होगा उस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? फर्मेंटेशन। द कन्वर्जन ऑफ किसका कन्वर्जन? शुगर टू अल्कोहल, शुगर से अल्कोहल का कन्वर्जन प्रोसेस इज कॉल्ड उस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? फर्मेंटेशन। जो हमने लास्ट टॉपिक के अंदर पढ़ा था कि फर्मेंटेशन के लिए भी फ्रेंडली होते हैं। तो फर्मेंटेशन वाला प्रोसेस कौन सा है? कि जहां हम कन्वर्जन करते हैं शुगर का किसके अंदर? अल्कोहल के अंदर। अंडरस्टूड? अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इसके अंदर, ये तो पढ़ा हमने कमर्शियल यूज में। अब नेक्स्ट आता है मेडिकल यूज में। मेडिकल यूज, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी वजह से मेडिसिन्स प्रिपेयर होती हैं, टेबलेट्स एंड कैप्सूल्स, और उसके बाद जो वैक्सीन होती है यानी कि सीरीज होती है क्या? पेनिसिलिन, जो इंजेक्शंस होते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ tablets, कैप्सूल, उसके बाद नेक्स्ट इंजेक्शंस,
इंजेक्शंस एंड एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स, इंजेक्शंस लाइक पेनिसिलिन, जो पेनिसिलिन वगैरह के इंजेक्शंस होते हैं ना, उनको प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, हमने पढ़ा मेडिकल यूज कहाँ कहाँ है। प्रिपरेशन करने के लिए जो टैबलेट्स हम लेते हैं जब हम बीमार हो जाते हैं, कैप्सूल, इंजेक्शंस एंड एंटीबायोटिक्स जब रेडी करते हैं क्लिनिकल यूज के लिए, मेडिकल यूज के लिए, तो वहां किसका यूज होगा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वैक्सीन क्या होती है। वैक्सीन, वैक्सीन का मतलब क्या है? व्हेन ए माइक्रोब एंटर इन योर बॉडी, जब कोई माइक्रोब आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है तो वहां जो होते हैं एंटीबॉडीज क्या कर जाते हैं? ऑटोमेटिकली ग्रो कर जाते हैं फाइट करने के लिए उस माइक्रोब्स से। ठीक है, तो जहां पे जब वहां पे उसको कोई भी एंटीबॉडीज जो उसके ग्रो कर गए हैं, तब एंटीबायोटिक्स जब हमें दी जाती है तो उसको क्या बोला जाता है? वैक्सीन बोला जाता है। ठीक है, अब जैसे जनरली हमने सुना होगा छोटे बच्चे के अंदर शुरू से ही जो इंजेक्शन लगाने शुरू कर देते हैं, किस चीज के लिए? कि आगे आने वाली ऐसी बीमारियों के लिए जो बच्चे को ना लगे, लाइक पोलियो हो गया, इनकी जो इंजेक्शंस लगते हैं उनको क्या बोला जाता है? वैक्सीन बोला जाता है। ठीक है, तो जितनी भी डिजीज हमारी होती है बॉडी के अंदर, उनको प्रिवेंट करने के लिए बॉडी कौन से, तो वो कहाँ यूज होते हैं? वैक्सीन। तो वैक्सीन क्या होंगे? व्हेन microbes are enter into our body, हमारी बॉडी के अंदर जब माइक्रोब्स एंटर कर जाते हैं उसके बाद क्या होगा? द एंटीबॉडीज ग्रो अप ऑटोमेटिकली, द एंटीबॉडीज ग्रो ऑटोमेटिकली, जो एंटीबॉडीज होते हैं वो ग्रो कर जाते हैं ऑटोमेटिकली फॉर फाइटिंग विद, फॉर फाइट विद, किस चीज के लिए? जो बैक्टीरिया यानी कि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स उसके अंदर गए। ठीक है, तो हमारी बॉडी को प्रिवेंट करने के लिए उन डिजीज से हमें क्या लेते हैं? वैक्सीन। प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीज। तो प्रिवेंशन करने के लिए डिजीज से हम किसका यूज करते हैं? वैक्सीन का यूज करते हैं। छोटे बच्चों को जो लगाए जाते हैं पोलियो वगैरह के, उनको क्या बोला जाता है? वैक्सीन, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो कोई भी बीमारी है, कोई भी डिजीज है, वो ग्रो ना कर सके। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको इंक्रीज करने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज होता है। वो किस लेवल पे? फॉर इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, फॉर इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। फॉर सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको इंक्रीज करने का। वो किस तरीके से? कि जो सम बैक्टीरियाज होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेके आते हैं और प्लांट्स के रूट्स में देते हैं, सॉइल को देते हैं। वहां से क्या होगा? नाइट्रोजन जब उसको मिलेगी तो वहां रिच न्यूट्रिएंट उसको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, जिससे जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सम बैक्टीरिया provide the nitrogen to soil को for न्यूट्रिशन के लिए। तो वहां क्या होगा? इस प्रोसेस से इंक्रीज हो जाएगी क्या? इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी, जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। अंडरस्टूड? ये पॉइंट था आपका इंक्रीज करने के लिए फर्टिलिटी को।
नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है इसके अंदर क्लीनिंग द एनवायरमेंट। इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए, ठीक है। इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए किस तरीके से, देखो जितने भी ऑर्गेनिक हमारे जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, लाइक प्लांट्स के जो रेजिड्यूज होते हैं वो बिग सब्सटेंसेस होते हैं, उनको सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करने का काम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं। तो इससे क्या होगा, वो जल्दी डिकम्पोज होंगे और इन्वायरमेंट हमारा क्लीन होगा। तो यहां हम लिखेंगे some organic compounds are converted into simple substances। सिंपल सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, जिससे जो इन्वायरमेंट है वो क्लीन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसके अंदर आता है हार्मफुल। अब हार्मफुल कैसे हैं, अब तक हमने पढ़ा किसके बारे में, जो फ्रेंडली नेचर था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ह्यूमंस के साथ या एनिमल्स के साथ। अब नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आता है हार्मफुल किस तरीके से है ह्यूमंस के लिए, ठीक है। हार्मफुल की बात आती है कि जब कोई भी इंसान अगर बीमार है, वहां से जो बैक्टीरिया क्या करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, थ्रू एयर वाटर इन्फेक्टेड जो पर्सन क्या है उससे क्या है इफेक्टेड है किसी भी डिजीज से, उससे हेल्दी पर्सन तक बैक्टीरियाज को कन्वर्ट कर देते हैं बाय एयर एंड वाटर। तो वो क्या होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए हार्मफुल होंगे, ठीक है। अब जैसे कोई भी बीमारी है जो टच करने से होती है, फिजिकली टच करने से फिजिकली से होगी, फिजिकल से, तो वो क्या होगी हमारी, उसके छूने से फैल गई है, तो उसको क्या बोला जाएगा कि कोई भी जो डिजीज होती है इलनेस पर्सन से, यानी कि जो इंसान बीमार है उस पर्सन से हेल्दी पर्सन तक वो भेजती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थ्रू एयर एंड वाटर एंड फिजिकल टच। अंडरस्टूड। तो उससे क्या हो जाएगा, जो इंसान बीमार है उसकी वजह से जो हेल्दी पर्सन है वो भी बीमार हो जाएगा। तो उससे क्या हुआ, हार्मफुल हुआ, किसके लिए, हमारे लिए, ठीक है। तो यहां हम लिखेंगे हार्मफुल किस तरीके से है, व्हेन ए पर्सन इज इल, जब कोई पर्सन बीमार है, बैक्टीरियाज forward by air, water and physically a ill person to healthy person, a ill person to healthy person, तो उसको क्या बोला जाएगा, हार्मफुल इफेक्ट है हमारे लिए। उसके अंदर कौन सी डिजीज आती हैं, चिकन पॉक्स हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, ये जितनी भी होती है वो सारी टच करने से या फिर वायरस के हवा में होने से, चिकन पॉक्स एंड टीबी, किसी के पास बैठने से, बोलते हैं ना कि टीबी है तो उसके पास मत रहो, उसको अकेला रहने दो, तो यानी कि जो टीबी होती है वो एयर या वाटर की, उसको किसी भी सामान को टच नहीं करना होता, क्योंकि एयर और वाटर की वजह से ट्रांसफर जब होते हैं वो हेल्दी पर्सन के अंदर, तो वहां उसके फैलने के चांसेस हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाता है वो, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि जो एनिमल्स होते हैं उनकी कौन सी डिजीज होती है, एनिमल्स के लिए, ये तो थी ह्यूमंस की। ह्यूमंस में किस तरीके से स्प्रेड होता है कि जब कोई इल पर्सन है वहां से हेल्दी पर्सन के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थ्रू एयर वाटर एंड फिजिकल टच से। अब नेक्स्ट आता है एनिमल्स डिजीज कौन सी है, एनिमल के अंदर होता है एंथ्रॉक्स। बस इतना याद रखो, इस लेवल पे इतना ही बहुत है कि जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर एंथ्रॉक्स नाम का जो होगा डिजीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है फॉर फूड पॉइजनिंग, फूड को भी क्या कर देते हैं, पॉइजनस कर देते हैं, फॉर फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग के लिए भी यूज होंगे, किस तरीके से,
फूड पॉइजनिंग यानी कि जब फूड हमारा कंजप्शन रखा रहेगा, ड्यू टू कंजप्शन फूड के अंदर क्या हो जाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर जाएंगे जो फूड को स्मेल कर देंगे और उसको स्पॉइल कर देंगे। ठीक है, तो फॉर ड्यू टू कंजप्शन फूड इज पॉइजनस, जो फूड हो जाता है वो पॉइजनस हो जाता है लॉन्ग टाइम तक जब उसको रख देते हैं, एंड प्रोड्यूस करता है क्या, टॉक्सिक सब्सटेंसेस। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो प्रोड्यूस द टॉक्सिक सब्सटेंसेस, यानी कि जो जहरीले सब्सटेंसेस होते हैं उनको प्रोड्यूस कर देता है, और क्या हो जाएगा, उसकी वजह से जो हमारा फूड होगा वो पॉइजन हो जाएगा और उसकी वजह से इलनेस प्रॉब्लम आएगी, यानी कि डिजीज फैल जाएंगे। अंडरस्टूड। हमने पढ़ा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे फ्रेंड्स कैसे होते हैं या फिर वो हमारे लिए हार्मफुल कैसे होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट जो फूड प्रिजर्वेशन है, फूड को किस तरीके से बचाया जा सकता है उसको स्पॉइल होने से या फिर उसको पॉइजनिंग होने से। अंडरस्टूड।